हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी यानी वीएफएचएस में यूनिट नंबर 2 वन शॉट। सो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, कैसे हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम पता करते हैं रिलेशनशिप्स में फीलिंग्स को, या किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं फीलिंग्स को रिलेशनशिप में। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन इस्टेब्लिश्ड एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इंटर रिलेटेडनेस ऑफ फीलिंग्स एंड देयर फुलफिलमेंट, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर पर्पस, म्यूचुअल इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस इन सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब इसके अंदर जो सबसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 10 नंबर के अंदर एग्जाम में पूछे जाएंगे वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज, इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड देयर पर्पस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ जस्टिस भी पूछा जा सकता है बट काफ़ी कम चांसेस है। तो ये दो आपके मेन कोर टॉपिक्स होने वाले हैं। बाकी सारे आपको पढ़ने हैं क्योंकि 5 नंबर से 10 नंबर के बीच कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, तो इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ कोर वैल्यूज देखेंगे रिलेशनशिप की। ठीक है, कोर वैल्यूज इन रिलेशनशिप्स, दैट इज ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन एंड केयर, गाइडेंस एंड रिवरेंस, ग्रेटिट्यूड एंड लव। ठीक है, तो ये सारी कोर वैल्यूज होती हैं किसी भी रिलेशनशिप की जो ह्यूमन के बीच में होती है। ठीक है, ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो फाउंडेशनल फॉर रिलेशनशिप्स, किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही ट्रस्ट से बनी होती है। बिल्ड्स एश्योरेंस ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल हैप्पीनेस को एश्योर करने का काम करता है ट्रस्ट। देन हेयर कम्स रिस्पेक्ट, बेस्ड ऑन राइट इवैल्यूएशन, राइट इवैल्यूएशन के बेसिस पे हमारी जो रिस्पेक्ट है वो स्टैंड करती है। नेक्स्ट इज अफेक्शन एंड केयर, इस्टेब्लिश इमोशनल बॉन्ड्स एंड प्रोटेक्टिवनेस, अफेक्शन एंड केयर जो होता है वो इमोशनल बॉन्ड इस्टेब्लिश करता है और एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर बनाता है ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में। ठीक है, गाइडेंस एंड रेवरेंस, एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग एक्सीलेंस। ठीक है, गाइडेंस यानी कि एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना एक दूसरे को। ठीक है, रेवरेंस का मतलब होता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग रखना। ठीक है, ग्रेटिट्यूड एंड लव, फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन एंड कनेक्टेडनेस टूवर्ड्स ऑल ह्यूमंस। ठीक है, तो सारे ह्यूमंस के प्रति आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एक अप्रिशिएशन फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड यानी आपको थैंकफुल होना चाहिए जो कुछ भी आपके पास है, और एक कनेक्शन होना चाहिए जो कि लव होता है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एवरी अदर ह्यूमन। ठीक है, की एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो एक्नॉलेजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हारमोनियस रिलेशनशिप, ये जो सारी आपकी कोर वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प से आप इंटरडिपेंडेंस और साथ ही साथ में एक स्ट्रॉन्ग हारमोनियस रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ एम्पथी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि ये सारी वैल्यूज से हमें क्या पता चलता है कि क्या एम्पथी की इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हमें मिल सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। सबसे पहले इमोशनल अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर इज क्रूशियल फॉर रिलेशनशिप डायनामिक्स। मतलब कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हमारे अपने इमोशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे सामने वाला यानी कि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं उसकी क्या इमोशंस हैं, किस इमोशन पे वो मेजरली काम करता है या उसके अंदर कौन सा इमोशंस कब एक्टिवेट होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस फोस्टर ट्रस्ट एंड इंटीमेसी वाइल नेगेटिव वंस रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट। पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सारे इमोशंस किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी इंटीमेसी को या ट्रस्ट को बेसिकली फोस्टर करते हैं यानी बढ़ाते हैं। जबकि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे कि एंगर हो गया, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को केयरफुली मैनेज करना चाहिए, इनको केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एम्पैथी रोल, मतलब एम्पैथी का क्या रोल है बेसिकली, एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग इमोशंस फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव, एंश्योरिंग अदर फील वैल्यूड। मतलब कि आपको एम्पैथी का मतलब इस तरीके से समझिए कि अगर दो पर्सन हैं तो उनमें से जो एक पर्सन, दोनों पर्सन हैं बेसिकली, उनको एक दूसरे के इमोशंस के बारे में समझना चाहिए, इमोशंस को उनका समझना चाहिए, सामने वाले का इमोशन भी उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जैसे मैं ए हूँ और आप बी हो तो मुझे आपके इमोशंस को समझना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से, जिससे कि आपको वैल्यूड फील हो।
ठीक है। जैसे कि आप कोई कमेंट करते हो तो उस कमेंट को मैं पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करता हूँ। तो इससे मुझे ये समझ आता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोच पाता हूँ। और आप जब मेरे रिप्लाई को देखते हो तो आपको ये समझ आता है कि हाँ, आपके कमेंट की वैल्यू हो रही है, आपकी बात की रिस्पेक्ट की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल क्यूज like tone gestures are key in recognizing emotions and responding appropriately। मतलब कि बहुत सारे हमारे पास नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं, यानी कि हमेशा हम कह के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारी बात करने की टोन, हमारे जेस्चर्स, हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारी आईज मूवमेंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करती हैं एक तरीके से इमोशंस को पहचानने में। और उसके सामने वाला किस तरीके से इन जेस्चर्स को यूज़ कर रहा है, किस तरीके की टोन में वो बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, आई मीन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन। ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले इसको अगर किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है तो उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो अपने आप के बारे में तो वो बहुत अच्छे से जानता हो पर्सन। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन, उसको पता होना चाहिए कि कब क्या चीज़ करनी है और कब क्या चीज़ नहीं करनी। और सामने वाले के इमोशंस को समझना आना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, ठीक है, या किस तरीके से फील कर रहा है। इन रिलेशनशिप्स दिस एंश्योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग इमोशनल बॉन्ड्स। अगर हम रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये इंश्योर करता है कि आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप इजीली उसको रिजॉल्व कर पाओगे और अपने इमोशनल बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाओगे अगर आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दो, सामने वाले के इमोशंस को समझना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस्टेब्लिश्ड एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज इन रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा सकता है। स्टैब्लिश्ड वैल्यूज क्या होती हैं और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम नीचे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। स्टैब्लिश्ड वैल्यूज आर इंटरनल वेयर एज एक्सप्रेस्ड वैल्यूज आर हाउ वी एक्ट आउटवर्डली। मतलब कि जो स्टैब्लिश्ड वैल्यूज होती हैं वो हमारी इंटरनल वैल्यूज होती हैं कि हम अपने अंदर से क्या फील करते हैं, ठीक है, ये बाहर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो एक्सप्रेस्ड वैल्यू होती हैं वो हम टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट या टूवर्ड्स आवर सोसाइटी हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो हम दिखाते हैं लोगों को, ठीक। तो स्टैब्लिश्ड वैल्यू में क्या क्या आता है हमारा? ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, ठीक है, अफेक्शन का मतलब स्नेह, ठीक है, केयर का मतलब ममता, गाइडेंस मीन्स वात्सल्य, रिवरेंस मीन्स श्रद्धा, ग्लोरी मीन्स गौरव, ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता एंड लव मीन्स प्रेम, ठीक है। तो ये सारी स्टैब्लिश्ड वैल्यू हैं, यानी ये हमारे अंदर या इंडिविजुअल पर्सन में होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है। एक्सप्रेस किसको किया जाता है? एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को, जैसे कि कॉम्प्लीमेंटेरिनेस दैट इज सौजन्यता यानी कि कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है, कंप्लायंस दैट इज सौहार्द, ठीक है, कमिटमेंट निष्ठा, जेनरॉसिटी उदारता, ठीक है। तो ये जेनरॉसिटी हम अपने लिए तो जनरस नहीं होंगे ना, हम जनरस किसी और के लिए होंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे जेनरॉसिटी, ठीक है। कमिटमेंट हम अपने साथ नहीं लेंगे, हम कमिटमेंट किसी और को देंगे, ठीक है, यानी कि हम किसी और चीज़ के प्रति कमिटेड होंगे, ठीक है। वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई काम भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी सहजता, ठीक है, ओबीडियंस पूज्यता, हम ओबीडियंट अपने को लेके नहीं हो सकते ना, हम ओबीडियंट तो दूसरों के प्रति ही होंगे, ठीक है। ईज सरलता, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सौम्यता, अनैनिमिटी अनन्यता, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सप्रेस्ड वैल्यूज होते हैं, इनको आप कहीं पे लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अलाइनिंग दीज पर्सनल एंड शेयर्ड वैल्यूज एंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब इन इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज जितनी भी यहाँ पे दे रखी हैं, इन सारी पर्सनल और शेयर्ड वैल्यूज़ को अगर आप प्रॉपरली अलाइन कर पाओ अपनी लाइफ में कि कब किसे कैसे यूज़ करना है, कब किसे कैसे रिफ्लेक्ट करना है, तो एक तरीके से आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे और किसी भी रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस तक पहुंच पाओगे, ठीक है। मिस अलाइनमेंट बिटवीन द टू कॉजेज रिलेशनशिप स्ट्रेन। अगर इन दोनों के बीच में मिस अलाइनमेंट हुआ, यानी कि जहाँ पे चीज़ें एक्सप्रेस करनी है आप नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए आपके अंदर वो नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? रिलेशनशिप स्ट्रेन बढ़ता है, यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के, टूटने के या दूरियां बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रह पाता, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन एंड इंटर रिलेटेडनेस ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेशंस और इंटर रिलेटेडनेस होती है फीलिंग्स के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है। यूज ऑफ क्लियर लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, जब भी आप क्लियर लैंग्वेज का यूज करोगे। ठीक है, यानी कि आप जो बोल रहे हो वो प्रॉपरली बोलो ताकि सामने वाले को प्रॉपरली समझ में आ सके। ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज जो आप यूज करते हो, चाहे वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे हैंड जेस्चर्स हो, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, इन सब का भी प्रॉपर आपको यूज करना होगा। ठीक है, टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट प्ले अ रोल इन हाउ इमोशंस आर रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। ये पॉइंट ये कहता है कि मतलब कोई भी बात करने का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है और अपनी बात को प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर वे होता है। ठीक है, अगर आप सही टाइम पे सही बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी इमोशंस को आप प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाओगे और सामने वाला पर्सन प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडशिप हम एज अ रिलेशनशिप ले रहे हैं। आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए हो, 4-5 दोस्त हैं। ठीक है, आप सब हंसी मजाक कर रहे हो और उस टाइम पे, हंसी मजाक के टाइम पे, आपने कोई सीरियस बात बोल दी। ठीक है, कोई बहुत सीरियस टॉपिक आपने डिस्कस किया। सो उस केस में वहाँ बैठे बाकी लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी कि वो आपके इमोशन को कैप्चर कर सकें और उस टाइम पे सीरियस मूड में उस सीरियस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड दे सके। ठीक है, वहाँ पे भी वो, क्योंकि सबका मूड अभी कॉमेडी का है, सब जोक्स कर रहे हो, सो उस केस में आपकी बात को प्रॉपरली अंडरस्टूड हो सकता है ना किया जाए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज इमोशनल इनकरेक्टेडनेस। ठीक है, सॉरी, इमोशनल इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, positive emotions like joy enhance connections, whereas unresolved angers or sadness can strain bonds. ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि जॉय, खुशियाँ, अगर आप साथ में बैठे हो, आप मस्ती कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपका कनेक्शन एक तरीके से इंप्रूव होता है, इन्हांस होता है। जबकि अनरिजॉल्व एंगर यानी कि कोई भी तरह की बात हुई, गुस्सा हुआ और आपने उन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया, या फिर सैडनेस आ गई रिलेशनशिप में, ठीक है, तो उस केस में आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ने के चांसेस होते हैं, रिलेशनशिप के अनहेल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स इन एड्रेसिंग इश्यूज कोलैबोरेटिवली। ठीक है, मतलब कि जो भी इमोशनल इंटरडिपेंडेंस है, जैसे कि आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, तो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, साथ ही साथ जो भी इश्यूज हो रहे हैं इसके बेसिस पे उन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो उस केस में इमोशनल इंटरकनेक्टेडनेस नहीं हो पाती है। ठीक है, ओपन एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस वेयर फीलिंग्स कैन बी शेयर्ड विदाउट जजमेंट टू इंक्रीज ट्रस्ट एंड इंटीमेसी। ऐसी एक सेफ स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे फीलिंग्स को शेयर किया जा सके बिना जजमेंट के। अगर ऐसा होता है तो उस केस में ट्रस्ट और इंटीमेसी दोनों ही इंक्रीज होती है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स इमोशनल बॉन्ड्स एंड प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओपन कम्युनिकेशन अगर हम रखते हैं, यानी कि हम दिल खोल के अपनी बात कर सकें, हर एक बात को बोल सकें, अच्छी हो बुरी हो, हम अपनी चीज़ों को कन्वे कर सकें, सो उस केस में इमोशनल बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं बातों को एक्सप्रेस करने के, और कुछ तरीके हैं कि कैसे आप इंटर रिलेटेडनेस इंप्रूव कर सकते हो या शो कर सकते हो फीलिंग्स को लेके। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड देयर पर्पसेस। ओके, सो कुछ मेजर टाइप्स और मेजर पर्पसेस जो उनके होते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आती है फेमिलियल रिलेशनशिप। ठीक है, दैट इज पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग रिलेशनशिप। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है या फिर सिबलिंग रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, इट फोकसेस ऑन शेयर्ड हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो भी हमारी शेयर्ड हिस्ट्री, यानी कि मेरी हिस्ट्री जितनी भी है मेरे घर से रिलेटेड, वो मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा और मेरे फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो जानते हैं, उनके साथ मेरी हिस्ट्री शेयर्ड है, यानी कि वो भी मेरी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और मैं भी उनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ, और कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है मेरी हिस्ट्री के लिए और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनकी उस हिस्ट्री के लिए। ठीक है, सो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री हमें मिलता है फेमिलियल रिलेशनशिप से। ठीक है, रोमांटिक की बात की जाए तो इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। हमारा इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए और इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है,
प्लेटनिक की बात की जाए तो फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट फॉर ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन विद कंपेनियनशिप, यानी कि ऐसी फ्रेंडशिप जो शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पे बनी होती हैं, म्यूचुअल सपोर्ट और ग्रोथ में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ कंपेनियनशिप में कोलैबोरेट करके काफ़ी ज़्यादा हमारे अच्छे से ग्रोथ करवाती हैं। ठीक है, सो हमेशा हमें प्रॉपर पॉजिटिव फ्रेंडशिप ही रखनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, ये बात हो गई प्लेटनिक की। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल। ठीक है, तो टोटल 4 तरह की हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स देखी हैं अलग अलग। जो मेजर टाइप्स हैं हमारे क्या है, फेमिलियल, रोमांटिक, प्लेटोनिक एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब वर्क बेस्ड रिलेशनशिप सेंटर्ड ऑन कोलैबोरेशन एंड गोल्स। ये हमारी वर्क सेंट्रिक रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि कोलैबोरेशन और गोल्स पे डिपेंड होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, इट एनरिचेस ह्यूमन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट, चैलेंजेस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये हमारी ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करता है सपोर्ट प्रोवाइड करके, चैलेंजेस प्रोवाइड करके और पर्सनल ग्रोथ प्रोवाइड करके। ठीक है, ये हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात हो गई। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल इवैल्यूएशन इन रिलेशनशिप। ठीक है, किस तरीके से म्यूचुअल इवैल्यूएशन होता है रिलेशनशिप में। सबसे पहले इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट ईच पर्सनस यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमें हर एक पर्सन की अपनी जो यूनिक स्ट्रेंथ है उनको और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं रिलेशनशिप में उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, वैल्यूइंग एफर्ट्स बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन्स बॉन्ड। अगर हम सामने वाले के एफर्ट्स को वैल्यू करेंगे तो उससे हमारा ट्रस्ट और हमारे बॉन्ड दोनों ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, या स्ट्रेंथन होंगे। कोलैबोरेटिव ग्रोथ। रिलेशनशिप फ्लरिश व्हेन बोथ पार्टीज पार्टिसिपेट इन इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग देयर कनेक्शन। रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से तभी चल सकती है जब दोनों ही पार्टी जो रिलेशनशिप में है वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, कहाँ पे, इवैल्यूएट करने में अपने कनेक्शंस को और उनको इम्प्रूव करने में। ठीक है, मतलब दोनों ही एफर्ट डालें तो ही रिलेशनशिप प्रॉपरली चल सकती है, काम कर सकती है। ठीक है, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर रीइंफोर्स द पार्टनरशिप। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग मतलब कि अगर हमारी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन हमें लेना है तो हम अकेले ना लेके हम प्रॉपरली डिस्कस करें और फिर जो भी उसका कंक्लूजन निकले उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। साथ ही साथ हम चैलेंजेस को भी एड्रेस कर सकते हैं जो भी आ रहे हैं उस डिसीजन को लेने में। इससे क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप जो होगी वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूचुअल सपोर्ट। रिलेशनशिप्स थ्राइव ऑन बैलेंस डायनेमिक्स वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सपोर्ट आर शेयर्ड। ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो एक बैलेंस्ड डायनेमिक्स पे काम करती है, यानी कि कोई भी चीज़ इंडिविजुअली रिलेशनशिप के अंदर नहीं होती, हर चीज़ शेयर्ड तरीके से होती है। ठीक है, हर चीज़ बैलेंस्ड तरीके से होती है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सपोर्ट दोनों ही शेयर्ड होते हैं। ठीक है, दिस इंक्रीजेज द सेंस ऑफ फेयरनेस एंड रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट। ये जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी रिलेशनशिप में हो सो उस केस में अगर आप 50% आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, 50% सामने वाला लेता है, आप 50% सपोर्ट करते हो, सामने वाला 50% सपोर्ट करता है, सो उस केस में आपका जो सेंस ऑफ फेयरनेस है वो इंक्रीज होता है। साथ ही साथ एक रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है आपकी सामने वाले पर्सन के प्रति और सामने वाले पर्सन की आपको लेके। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जस्टिस का क्या मतलब है। सो जस्टिस एलिमेंट सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन, म्यूचुअल हैप्पीनेस। ठीक है, सो ये कुछ हैं जो जस्टिस एलिमेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज का मतलब अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कोर प्रिंसिपल्स लाइक ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। हमें रिलेशनशिप के अंदर कुछ कोर प्रिंसिपल्स जैसे कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, इन्हें समझना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट, एंश्योर म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन एंड फेयरनेस। हमें म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन और फेयरनेस को भी एंश्योर करना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअसली एसेस रिलेशनशिप डायनेमिक्स। हमारा रिलेशनशिप कैसा है हमें इसको भी कंटिन्यूअसली एसेस करते रहना चाहिए। म्यूचुअल हैप्पीनेस, अ हॉल मार्क ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप। म्यूचुअल हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, इस वजह से इसको एज अ हॉलमार्क कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें कि जस्टिस का क्या इम्पैक्ट होता है रिलेशनशिप में। जस्टिस इंश्योर्स फेयरनेस, इक्विटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जस्टिस इंश्योर करता है कि आपके रिलेशनशिप में फेयरनेस मेंटेन रहे, इक्विटी मेंटेन रहे, यानी कि इक्वली आप दोनों चीज़ों को करो। ठीक है, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन रहे एक दूसरे को लेके। प्रमोट्स बैलेंस्ड एथिकल बिहेवियर विद इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स के अंदर एक एथिकल और बैलेंस्ड बिहेवियर भी ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, जस्टिस इन फैमिलीज लेज द फाउंडेशन फॉर सोसाइटल जस्टिस। ठीक है,
फैमिलीज़ के अंदर जस्टिस की अगर हम बात की जाए तो इससे क्या होता है, सोसाइटल जस्टिस की एक फाउंडेशन बिल्ड होती है। ठीक है, अगर फैमिलीज़ के अंदर जस्टिस हो रहा है तो वो आगे चल के एक बड़ी सोसाइटी फॉर्म होगी जिसके अंदर प्रॉपरली जस्टिस काम करेगा। ठीक है, अ लैक ऑफ जस्टिस लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन वाइल फेयरनेस सपोर्ट्स यूनिटी एंड यूनिवर्सल हार्मनी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जहाँ पे प्रॉपरली जस्टिस नहीं हो पाता, यानी कि किसी एक पे प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाता है, किसी पे कम कर दिया जाता है, तो उस केस में फैमिली के फ्रैगमेंट्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब फैमिलीज टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। ठीक है, जबकि फेयरनेस और सपोर्ट होने पे, ठीक है, अगर पूरी फैमिली मिलके सबको ज़रूरत पे सपोर्ट करे, सबके साथ फेयरनेस रखे, तो उस केस में यूनिटी और यूनिवर्सल हार्मनी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो ये था हमारा एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन जस्टिस का। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक इज जस्टिस लीडिंग टू कल्चरल सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन कंडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की, ठीक है, हम तीनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की, फिर हम सिविलाइजेशन में बात करेंगे जस्टिस की, फिर हम जस्टिस की बात करेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, सो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में कंबाइंड वैल्यूज, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे वैल्यूज, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये सब कंबाइनली डिफाइन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। लीड्स टू नेचुरल ग्रोथ, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हार्मनी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन दैट इज एक्सेप्टेंस। जो हमारा एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है, ठीक है, उसकी वो क्या करता है, वो नेचुरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हार्मनी को प्रमोट करता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता है। इम्पैक्ट ऑन सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए कि जस्टिस का सिविलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट है, तो जस्टिस फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ लॉज, गवर्नेंस एंड सोशल नॉर्म्स। तो जितने भी हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे लॉज हैं, जो भी हमारी गवर्नेंस है, वो सारा ही जस्टिस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जुडिशरी इसीलिए टॉप पे है हमारी कंट्री में। ठीक है, प्रमोट्स फेयरनेस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स एंश्योरिंग कल्चरल एंड सोसाइटल सस्टेनेबिलिटी। ये जो जस्टिस होता है बेसिकली ये प्रमोट करता है कि सोसाइटी में फेयरनेस मेंटेन रहे, एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, जिससे कि कल्चरल और सोसाइटल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, प्रिंसिपल्स शेपिंग सोसाइटीज़, फेयर प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस मॉरल स्टैंडर्ड्स, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोसाइटल वेलबींग। अगर फेयर प्रैक्टिसेस होंगी, यानी कि अगर जस्टिस होगा तो फेयर प्रैक्टिसेस होंगी, अगर फेयर प्रैक्टिसेस होंगी तो मॉरल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर इंप्रूव होगा और सोसाइटल वेलबींग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि सोसाइटी हमारी जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा फेयर तरीके से काम कर पाएगी। जस्टिस एंश्योर्स कलेक्टिव ग्रोथ एंड हेल्प सोसाइटीज इवॉल्व वाइल एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज। जस्टिस ये इंश्योर करता है कि कलेक्टिवली हम ग्रो करें और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो इवॉल्व कर सकें, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको एड्रेस करते हुए। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें ख़राब हैं सोसाइटी के अंदर, फेयर नहीं है, अनफेयर हैं, उनको एड्रेस करें, उन प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करें, और उनको सॉल्व करके जस्टिस के बेसिस पे कलेक्टिवली हम सब ग्रो कर सकें। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सेकंड यूनिट में यही सब कुछ था, आप देखेंगे थर्ड यूनिट। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी ही यूनिट देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।